अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल मजीद साजिद साहब के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। इसका जायजा लेंगे। पीटीआई जोर पकड़ती नजर आ रही है। लाहौर जलसे के बाद अब पिंडी में भी जलसा करने का ऐलान कर दिया गया है। इसराइल टाइम्स के बाद यरूशलेम पोस्ट ने भी इमरान खान को अपना करार दे दिया है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान क्या तबसरा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के मेहमान हैं जुबैर अली खान साहब। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। जुबैर साहब, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जारी किया है मखसूस नशिस्तों का, आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर मिनोन अमल किया जाएगा? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि पाकिस्तान में अदालतें फैसला देती हैं और फिर उसके ऊपर सवाल ये उठता है कि क्या उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ये बड़ा बदकिस्मत है। और माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को पांव तले रौंदा गया है और यही वजह है कि अब जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी अदालत के फैसले आते हैं तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि क्या उसके ऊपर फैसला होगा या नहीं होगा। जो चीज नजर आ रही है, जिस तरीके से दूसरी तरफ से मौकफ सामने आ रहा है और लग तो यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर जिस तरह माजी में भी उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया और ताकत की जोर में आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर उसी तरह पड़े रहे, लेकिन अब एक मामला डिफरेंट है। ये जो अदालत है ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये न चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट है और उसके ऊपर फैसला अगर अमल दरामद नहीं किया गया तो जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों के फैसले में तफसीली नोट जो लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये चीज वाज़ेह कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस फैसले को अमल दरामद में रुकावट बनती है या कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आज दिन तक तारीख में कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार जरूर है कि जो उनके फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने की तारीख दी थी और उस तारीख के ऊपर जो वो फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो फैसला अभी तक किसी भी दूसरी अदालत में ना उसके ऊपर नजरसानी हुई है, ना उसके ऊपर अमल दरामद किया गया है। तो वो उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ नहीं दिया था और वही बुनियादी तौर पर वो दरवाजा वहां से खुला गया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को पांव तले रौंदना शुरू हुआ था। तो उस वक्त जो जजेस उन बेंचेस में भी शामिल थे और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी तरफ खड़े थे, आज वही जजेस जो है वो ज़ेर अताब हैं। तो अदालतों के फैसलों को अगर इस तरह रोंदा जाएगा तो फिर अदालतें अपनी वक़्त जो है वो खो बैठती हैं। तो ये माजी में भी हमने देखा, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि जिस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई है और उसका आज इजलास भी हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास में शिरकत नहीं की है और उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर की मौजूदगी के बगैर ये कमेटी जो है वो नामुकम्मल है। तो ये चीज तो वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जो एक ग्रुप बंदी है वो वाज़ेह है और वो इस तमाम जो रुकावटें आ रही हैं आईनी तरमीम के अंदर, जो रुकावटें इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत फेस कर रही है, उनको आहिस्ता आहिस्ता वो रुकावटें दूर की जा रही हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो, चाहे वो कानून साजियों के जरिए हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पुराने फैसले हैं उन पर नजरसानी करने के जरिए किए जा रहे हों। तो इन तमाम चीजों के सामने जस्टिस मंसूर अली शाह तो खामोश नहीं बैठेंगे और ना ही दीगर जो अदालतें हैं। ये मामला इंपॉर्टेंट है और इसमें लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ा जो जजमेंट है वो आ सकती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं है, उनके साथ ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट के जजेस भी उनके साथ खड़े हैं। और अदलिया की के ऊपर जिस तरह शब खून मारा जा रहा है और जिस तरह आइन के ऊपर एक हमला, ये आईनी तरमीम तस्वर की जा रही है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके दीगर जो साथी जजेस हैं और जो वकला में भी जिस तरीके से धड़ेबंदी थी वो भी अब खत्म होना शुरू हो गई है। अच्छा जुबैर साहब, तो नहीं है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है? क्या आप ये समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नुक्ता उठाकर इलेक्शन कमीशन को कोई सहूलत मिल सकती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की हैसियत तो जाहिर है जो उनके किरदार है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी तौर पर एक ही काम होता है, ये एक इदारा जो है वो सिर्फ एक काम के लिए बना है कि वो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवा सके। और ये 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें नजर भी ये आया कि वो साफ शफाफ तो हरगिज नहीं थे।
लेकिन उसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 12 जनवरी का फैसले के ऊपर इंटरप्रिटेशन जो है वो उनकी गलत थी। अब तफसीली फैसले में भी उन्होंने ये कह दिया है कि जो इंतखाबात हुए हैं वो इंतखाबात साफ शफाफ नहीं है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है। अब तो चाहिए ये कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर होना चाहिए। उस रेफरेंस से ये इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये पूरी चार्जशीट है उनके खिलाफ कि किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क में जो इंतखाबात थे, जो वाहिद काम है इलेक्शन कमीशन का, वो काम सही तरीके से नहीं कर सके। और इलेक्शन के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो यही है कि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात जिसको इलेक्शन से ही बाहर कर दिया गया, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। तो इस फैसले की रोशनी में अब उनके खिलाफ तगड़ा रेफरेंस दायर हो सकता है और ये पूरा मटेरियल है उनके खिलाफ कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकारी की और एक जमात को दीवार के साथ लगाने बल्कि उनको इलेक्शन से ही नॉकआउट करने में सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा किया। तो ये एक वाज़ेह चार्जशीट है ये फैसले के बाद और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। अच्छा जुबैर भाई, मैं एक सवाल और जन्म लेता है और बड़ा वाज़ेह ऑब्वियस सा है। उन्होंने कहा कि जी चाहे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, दरखास्त गुजार या पीटीआई थी या कोई और जमात थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरह की चीजें जिसको हमने मुकम्मल पूरा इंसाफ देने के नाम पे जब ये चीजें हम कर रहे हैं तो कोई यहां से आपको बायसनेस नहीं नजर आती? और इसका हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन या दूसरे इस वक्त के आप कह लें इन जजेस के जो मुखालिफ धड़ा है वो इस लूप होल का फायदा नहीं उठाएगा कि ये पूरा इंसाफ क्या होता है? देखिए ये बात तो ठीक है कि जो एक फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो फरीक दरखास्त गुजार के तौर पर तो नहीं थी, लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए उनको जो है वो टिकटें नहीं दी या बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। तो वहां पे अब ये तशरीह आ जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जनवरी का फैसला था जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था, तो इसका मतलब ये है कि खराबी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही उस फैसले की वजह से बनी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से अगर एक खराबी बनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को दुरुस्त करना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 40 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की रेक्टिफाई कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट 4 महीने बाद क्यों उस फैसले को रेक्टिफाई नहीं कर सकती? ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है कि उस फैसले की नजरसानी अपील अभी होनी है। लेकिन देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी ये चीज कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत तशरीह की। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत तशरीह की है, अगर किसी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई तजवीज करेगा? जाहिर है एक गलती अगर हुई है, और गलती ये नहीं है कि एक मामूली सी गलती तो है नहीं है, ये वो गलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के से उनके हक राय दही जो है वो जिस पसंदीदा जमात को वो उनकी वोट देना चाहती थी उनसे महरूम किया गया है। ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक एक तरह से उनसे छीना गया है। तो फिर उस गलती के खिलाफ तो सीधा सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और दूसरी ये जो गलती है अगर कर दें जुबैर खान साहब कि अब जिस तरह देखें मंसूर अली शाह साहब की एक बड़ी अच्छी रिप्यूट है, बड़े उनके हवाले से इससे पहले वो कोई इतने मुतनाज़ा नहीं थे। बहरहाल अब तो हो गए मुतनाज़ा, ये एक राय है और चलें इस पे बात अलहदा हो सकती है। जो उन्होंने अपने साथी 2 जजेस के खिलाफ जो उन्होंने ज़बानो बयान इस्तेमाल किया है और उनको जिस तरह कहा कि उनका गैर शाइस्ता था, नामुनासिब रवैया था, ये कहना, ये बात करना, एक इख्तिलाफी नोट तो हर जज ही रहता है, हर फैसले में आता रहता है। ये इस तरह बड़ी वाज़ेह किस्म की बड़े आप कहने ब्लंट भी होके और दूसरों को लान तान भी करना शुरू कर देंगे तो वो तो और मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो इसका भी मैं वही कह रहा हूं कि इसका भी फायदा ही उठाएंगे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अब वाज़ेह एक डिफरेंसेस हैं अदालतों के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं और जजेस के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। आइडियली तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है इसमें माजी में भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खतूत लिखते रहे, वो भी मुतनाज़ा हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरीके से जजेस को अपने फैसलों के अंदर लिख रहे हैं वो भी मुतनाज़ा है। और जो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारों को जिस तरीके से अंडरमाइन करने की खुद कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, तो वो ये तो सारी एक आपके सामने है कि एक धड़ेबंदी है,
डिवाइड है, डिवीजन मौजूद है, और वो डिवीजन जाहिर है इसमें पॉलिटिकली जो पोलराइजेशन है उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फायदा लेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरीके से तवक्को की जा रही है कि क्या वो अदलिया की आजादी के साथ खड़े हैं या वो इस वक्त अपनी चीफ जस्टिस की कुर्सी हासिल करने के लिए खड़े हैं। ये एक दो डिफरेंस इश्यूज हैं। अभी तक तो जो चीज नजर आ रही है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर आप पीछे माजी में ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो इन्हीं जजेस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया जो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तारीख दी थी, और उस इलेक्शन की तारीख जो है वो गुजर गई थी, लेकिन फैसला तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है। उस फैसले को अभी भी किसी अदालत से जो है वो ओवरटर्न नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त जजेस की लड़ाई है, ये लड़ाई आप ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली अदलिया की आजादी के लिए है। ये लड़ाई जो है वो आने वाले जो जजेस साहिबान हैं, जो चीफ जस्टिस बनेंगे, जो लाइन में चीफ जस्टिस बनने के लिए मौजूद है, ये उनकी लड़ाई है। हाँ, इसका जो फायदा है वो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, जो पीडीएम है की जमातें हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि ये जजेस जो है ये प्रो पीटीआई है, ये प्रो इमरान खान है, लेकिन ऐसा है नहीं है। बुनियादी तौर पे ये जजेस जो हैं वो इसी वजह से खड़े हुए हैं कि इनको अपनी जो इदारे की सालमियत है, या फिर आप ये कह लें कि जो तमाम जजेस चीफ जस्टिस बनने के लिए दौड़ में शामिल हैं, वो अपने लिए खड़े हैं और वो उन्होंने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। क्या जो 2 सालों से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, क्या आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? क्या आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो जो इलेक्शन में जो इतना बड़ा डाका पड़ा है 9 फरवरी को और 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान, क्या उसको फॉर्म 45 और 47 वाला मामला जो है उसको एड्रेस किया जाएगा? क्या उसकी जो हल्के हैं वो खोले जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा स्टैंड ले सकेगी कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसकी बैक के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह नजर आ रही है कि वो खड़ी है, क्या उनके खिलाफ कोई फैसले इस तरह से आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। जो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, जो इनकी हिस्ट्री है, उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि अवाम को कोई वहां से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कम से कम जो इस वक्त आइन की तरमीम के जरिए एक हमला किया जा रहा है अदालती निजाम के ऊपर, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से एक वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है और एक मखसूस जज को उस आईनी अदालत के ऊपर सरबराह बनाना, और फिर उनके नीचे 5 जजेस भी जो है वो वही जज साहब तैनात करेंगे और तमाम अदालतें उनके मातहत होंगी। तो ये वाज़े तो यही नजर आ रहा है कि इस वक्त जो वफाकी आईनी अदालत बनाने का मकसद है वो यही है कि इन तमाम जजेस को कंट्रोल किया जाए। और आपको पता है कि इस मुल्क में तमाम फैसले कहां से कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसीलिए एक पैरेलल निजाम बनाया जा रहा है, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ट्रांसफर करने का एक आईनी तरमीम के जरिए कानून बनाया जा रहा है। तो आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट हो, पिशावर हो या सिंध हाई कोर्ट हो, इनके बेंचेस मुख्तलिफ बेंचेस होते हैं, तो वो सर्कुलेट तो कर रहे होते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कहीं ट्रांसफर नहीं होते। तो बुनियादी तौर पर वो जो 6 जजेस ने खत लिखा है उनको टारगेट करने के लिए कानून साजी की जा रही है। तो बुनियादी तो ये आईनी तरमीम नहीं है, बल्कि आइन के ऊपर हमला है। तो इसलिए ये जजेस इस वक्त आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपना जाती मुफाद भी है, लेकिन इसका फायदा जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को या आइन को या फिर अदालती निजाम को हो रहा है, तो हमें उसके ही इस घुटन ज़दा माहौल में उस पर ही सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। ठीक है। आपको लग रहा है कि आईनी तरमीम अब हो सकेंगी? देखो, कोशिश तो पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि अब पहले मौलाना फजल रहमान की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन अब समझ आ गई है कि मौलाना फजल रहमान कोई उनको कुछ ज्यादा चीज वहां से मिलने वाली नहीं है। मौलाना साहब जो है वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं, और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझ चुकी है कि मौलाना फजल रहमान डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने ये मुतालबा कर लिया है कि आईनी तरमीम अगर करनी है, जुडिशल इस्लाहात के लिए अगर कोई मकसद है, तो उसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, और उसके बाद जो आईनी तरमीम है उसके मुसवदे के ऊपर बातचीत की जा सकती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आईनी तरमीम लाई जा सकती है जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए। तो वो तो मकसद ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, और जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसका तरीकेकार तब्दील करना है। तो वो तो अब वाज़ेह हो गया है कि मौलाना फजल रहमान का सहारा जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो उसमें अब जो 63A
पहले तो मखसूस नशिस्तें थी कि मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों को दे दी जाए तो फिर वो जो कौमी असम्बली में नंबर गेम है वो उस तरीके से पूरी कर ली जाएगी। और सेनेट में जो है वो 63A में जो नजरसानी की अपील है उसमें अगर नजरसानी कर ली जाए, उसमें ये कह दिया जाए कि जो वोट है अब वो काउंट होगा और उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, क्योंकि आपको पता है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला दिया था उनके बेंचेस ने कि 63A के तहत जो है उनकी तशरीह कर दी कि वोट काउंट नहीं होगा। तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नजरसानी कर लेती है तो फिर सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी तो नंबर गेम पूरा करना इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जो ये ऑर्डिनेंस है जजेस कमेटी वाला, ये चैलेंज कर दिया गया है। अगर जजेस कमेटी का ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर 63A में जो बेंच बना है तो वो जाहिर है वो भी फिर कलअदम होगा और 63A के लिए जो बेंच है वो भी दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। तो मामला अब लाहौर हाई कोर्ट ने तय करना है कि हाई कोर्ट क्या उस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देता है। तो अगर वो कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर ये जो आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए जो रुकावटों को दूर किया जा रहा है, फिर एक देखा जाएगा कि कोई नई चाल हमारे सामने आएगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक नई रुकावट सामने आती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस के जरिए या एक नए कानून साजी के जरिए उस रुकावट को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये आईनी तरमीम 15 अक्टूबर तक तो कोई करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि ये 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम लाने की कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी रहेगी। अब ये कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला जो है वो बुनियादी तौर पर जो स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान बात कर रहे हैं या फिर जो लायर्स की मूवमेंट है वो एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा कि वो किस तरीके से इस सारे मामले के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं और मामला किस तरफ बढ़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर अली खान साहब आपका। सर साहब, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के ऊपर एतराजात भी सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई इसमें फरीक ही नहीं थी और उनको रिलीफ मिल गया है। तो आप क्या समझते हैं कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी पीटीआई को? नहीं, मिलने नहीं लगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। और इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास बुलाया है उन्होंने अभी फैसला नहीं किया, वो मुअख्खर हो गया। वो फिर दोबारा इजलास बुलाएंगे इसी मामले पे। वो इस पे लीगल एक्सपर्ट से भी राय ले रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, चूंकि अगर देखा जाए तो हुकूमत, इलेक्शन कमीशन वो एक दूसरे से पूछ के मशवरा करके ही काम कर रहे हैं। ये तो अब एक जंग है ना पूरी की पूरी। बिल्कुल। और ये जंग में जस्टिस मंसूर अली साहब ने अपने आप को एक्सपोज किया है। उन्होंने जो तफसीली फैसला लिखा है वो कोई आइन की किसी भी शिक के हवाले से वो कोई नहीं लिखा हुआ, वो उनके अपनी जज्बात हैं। अच्छा। उनके अपने ख्यालात हैं और 7-8 जजेस के भी उनके कह लें जो एहसासात हैं। ये कि जिस तरह कोई चीज मांगने नहीं चला गया उसको भी ये हिस्सा मिल जाए, तो ये तो उनकी ख्वाहिश है ना। अच्छा, अब ये ख्वाहिश को तब से जब से ये फैसला मुख्तसर फैसला आया तब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं। आपके सवाल का मैं अभी सिर्फ जवाब दे रहा हूं कि वो तब से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे फैसला हो गया, कि ये आइन की कौन सी शिक के तहत हुआ। और आज उन्होंने फिर इसका जो जवाब तफसीली जो फैसले में लिखा, ये फैसला भी उनका लिखा हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, इसमें भी उन्होंने कोई दलील नहीं दी। उन्होंने कहा कि बस देना चाहिए उनको, और वो कोई फ्रीक हो या ना हो, जब इस तरह के हालात हों, उनको पूरा इंसाफ ना दिया गया हो, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो, तो फिर ये कि पार्टी तो रहती है, सियासी पार्टी रहती है, वो फिर इलेक्शन भी लड़ती है। साथ उन्होंने बार बार सवाल उठाया है कि इतनी फिर सीट्स आजाद उम्मीदवार ने कैसे ले ली। मतलब वो उनकी अपनी लॉजिक है। और मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को इतना मुतनाज़े कर लिया है चीफ जस्टिस बनने से पहले कि वो पीटीआई के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त उनके निगाह में। जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी शिक के तहत नहीं किया गया, तो 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आईनी शिकों को मुअत्तल किया जाएगा। तो अब जो ये फैसला सामने आया, क्या आईनी शिकें मुअत्तल होंगी इस पे अमल दरामद करने के लिए? नहीं ना, यही तो इख्तलाफ है ना। इसीलिए तो उनके खिलाफ भी वो बहुत सख्त बोले हैं, सख्त जुमले उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा ये इनके लिए इंतहाई नामुनासिब है, ये गैर शाइस्तगी इन्होंने जो है ना दिखाई है और इनको ये जेब नहीं देता। इस तरीके से उन्होंने तफसीली फैसला लिखा है। उनको ये नहीं लगा कि 2 साथी जजेस के बारे में क्या इख्तलाफी नोट जो पहले माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लाहौर में हाई कोर्ट में या वहां पे कहीं भी देते रहे, तो इसका मतलब है कि दूसरा जो अक्सरियती फैसला आता है तो इख्तलाफी नोट देने वाला क्या
जज नहीं रहता उनकी नजर में, हाँ। और क्या वो गैर शाइस्ता हो जाता है, वो नामुनासिब होता है, गैर मुनासिब हो जाता है, और उनको जो है ना जेब नहीं देता। ठीक है ना। अब इसका मतलब तो सीधी सीधी एक सख्त सी जुबान का एक अंदाज है, तहरीरी अंदाज है, वरना सीधी सीधी एक बात है कि कौन लोग हैं आप लोग ना। तो ये जस्टिस साहब को ये जेब नहीं देता था। और जब इतनी बड़ी लड़ाई पहले चल रही है, ये जुबैर अली खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि ये कोई आइन की हुक्मरानी, अवाम की हुक्मरानी और उनकी जमहूरियत का जो भी उनके हकूक हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं किया जा रहा, चूंकि इनका माजी भी गवाह है। तो इसका फिर मतलब क्या है कि आप एक सीट लेने के लिए भी इस सतह तक चले जाएं जिनको पहले दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ना वो अपने सीट को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर फर्क कोई नहीं रह गया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने वक्त दिया है। मेजर साहब, ये बताएं कि पीटीआई इस वक्त जलसों का जोर पकड़ रही है, मामला कहाँ थमेंगे? लड़ाई बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है या कोई मुज़ाकरात की तरफ भी जा सकते हैं मामला? देखें, लड़ाई बढ़ती हुई क्या, लड़ाई तो जो इन्होंने जितनी करनी थी वो कर ली, और उस लड़ाई को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट आपको नजर नहीं आता कि इस तरफ से को खैर की हम चीज देखें। अच्छा। तो जलसे तो एक ऐसी चीज है जिसके साथ डिस्टेबलाइज करने का इनका बहुत पुराना ये एक फंक्शन था जिसको ये करते थे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया इनके बानी चेयरमैन के खिलाफ, तो उसके बाद जलसे, जुलूस, लोगों को एजिटेट करना, इंसाइट करना, रोडों पे लाना, और फिर सबसे अहम चीज होती है कि आप जलसे के अंदर बोल क्या रहे हैं, आप जलसे के अंदर पब्लिक के साथ क्या मैसेज आप क्या दे रहे हैं। तो आपको इनके तमाम जलसे उठा लीजिए, इनकी स्पीचेस उठा लीजिए, सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय ये कि फ्रिक्शन हो, सिवाय इसके कि नफरत बढ़े, और तो कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती। अब इनके पास एक सूबा है जिसकी इनके पास गवर्नमेंट है, निस्बतन ये कि ये गवर्नेंस पे जोर देते, अपने मामलात को ठीक करते और पॉलिटिकली आगे अपने आप को साबित करते, एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन उन्हें उस सूबे की भी जो लीडरशिप है उसको भी इतना ज्यादा इस मामले का इन्वॉल्व किया है कि अब उनके पास गवर्नेंस या इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। वो सारे का सारा जोर लगाएंगे कि किसी तरीके से मुआशरे के अंदर बदअमनी फैली रहे। तो इनके साथ किसने क्या बात करनी है, या इनकी किसी बात का किसी ने क्या एतबार करना है, हमें तो ये समझ आई है। अच्छा, ये ठीक है मेजर साहब, ये अब तक उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बता रहे हैं, लेकिन अब देखें ना उनको सपोर्ट भी मिल रही है, दुनिया भर से भी उनके साथ देखें आवाजें उठ रही हैं, वो इस्राइल टाइम्स हो या यरूशलेम पोस्ट हो और अदालत हो चाहे। अब इस सारी सूरत हाल में इतनी उनको जो एक सपोर्ट के बाद ये कैसे निपटेगी ये कमजोर सी हुकूमत, इत्तेहादी सी हुकूमत? क्या लग रहा है मुस्तकबिल करीब में कुछ होने जा रहा है, या कोई आपको लगता है कि सिस्टम चल जाएगा? देखिए, इनको सहूलतकारी एक लफ्ज है, वो तो मुयस्सर थी रही अपने मुल्क के अंदर, वो इंडिविजुअल्स की सूरत में इनको वो सहूलतकारी मिलती रही, लेकिन बैरूनी ममालिक इनको किसी एक मुल्क में भी ओन नहीं किया सिवाय इसराइल के। आप किसी मुल्क को इनके हक में आवाज उठाते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि अमेरिका के अंदर भी उसी इसराइली लॉबी के जो सेनेटर्स हैं एक दो को आप देखेंगे तो वो इनके हक में बोलते हैं, और फिर वही काम उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की जैक गोल्डस्मिथ के थ्रू इंग्लैंड के अंदर, उसी लॉबी ने कुछ वहां पर भी करने की कोशिश की। जहां तक दूसरे ममालिक हैं उनमें से किसी एक मुल्क ने भी इनके लिए आवाज नहीं उठाई, ना उन्होंने कोई इसके ऊपर खदशा का इजहार किया, बल्कि अमेरिकन जो स्पोक्स पर्सन है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी इस मामले को पाकिस्तान का निजी और दाखिल अपना मामला करार दिया, कोई उसके ऊपर नहीं किया। तो हाँ, एक हमें नजर आ रहा है कि इनको इसराइल को अंदर इनकी एक नजर आती है कि इनको वहां से बैकिंग मिल रही है, और वो इसराइल इनको ओन भी कर रहा है। तो इसराइल के लिए एसेट है, हम तो कहते रहे शुरू से कि इसराइल का और रॉ का और इंडियन जो मिला जुला के उनका ये अहसासा थे, लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब लोगों को खुद पता चल रहा है कि उनकी इयानत कर रहे हैं। तीसरा जो आपने पॉइंट कहा कि गवर्नमेंट कमजोर है, गवर्नमेंट कमजोर नहीं है, गवर्नमेंट मजबूत है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में एक दूसरे के साथ हैं
उनको मालूम है कि पाकिस्तान किस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। और इन्होंने जो कमजोर करने की बड़ी कोशिश की थी वो आपकी अफवाज पाकिस्तान को थी, जो कि इनको मालूम था कि ये एक ऐसा बैरियर है कि जिसके ऊपर जाकर चीजें कंट्रोल होती हैं और पाकिस्तान स्टेबलाइज होता है। जी। तो हमें इनसे कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि ये तो कमाल कर देंगे और इसराइल के ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे। पाकिस्तान मजबूत हाथों में, हमें ये नजर आ रहा है। सही। अच्छा, ये इसके साथ जो अभी फैसला आया है ये नहीं कमजोर करेगी? अगर मखसूस नशिस्तें उनको देनी पड़ेगी तो फिर क्या बनेगा? नहीं, ये अब फैसला नहीं है, ये आप समझे कि एक मैच शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट में से और पार्लियामान के दरमियान एक नया खेल शुरू किया गया है और उजलत के अंदर फैसला है, उसके अंदर अपने काफी नुकाइस हैं। तो ये और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उसके खिलाफ बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। तो ये एक चैप्टर है जो कि जल्द इतना ज्यादा लंबा चलेगा, ये ऊंट एक करवट बैठ जाएगा। जी सर। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका। बाय। सर साहब, जिस तरह अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम एक पूरे मुल्क की कौम है, हर सूबे में हमारी मकबूलियत जानी जाती है, लेकिन जब भी देखते हैं वो सिर्फ लाहौर में ही जलसा करने का ऐलान करते हैं। तो अगर वो चारों सूबों में अगर उनकी मानी जाती है और पार्टी मानी जाती है, मकबूलियत मानी जाती है, तो वो सिंध में जलसा करने का क्यों नहीं ऐलान? बलोचिस्तान की भी बात कर लें और केपी के अंदर भी बात कर लें, जहां उनकी अपनी भी है हुकूमत, वहां भी कर लें। एकदम अब ये चढ़ाई शुरू की। अब उन्होंने पहले मियां वाली का ऐलान किया था और ये ऐलान अली अमीन गंडापुर ने किया, ना कि जो है ना वो उन्होंने किया अपना जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया, बल्कि बैरिस्टर गौहर एक दिन पहले लाहौर के जलसे से जो है ना रात को उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगला हमारा अभी फिलहाल कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट या जलसे का जो है ना अभी कोई इरादा नहीं है फिलहाल। ये बात वो करते हैं, एकदम अगले दिन जो है ना वो अली अमीन गंडापुर ने जो है वो कौम से खिताब करते हुए फिर कुछ वो जो अपने मखसूस अंदाज में जो बात करते हैं वो भी उन्होंने की, और साथ उन्होंने कहा कि जुमे को हम जो है ना बानी पीटीआई को जेल से रिहा करवाने के लिए तहरीक चलाएंगे। अच्छा। जुमे वाले दिन जो है जुमे वाले दिन, वो 15 दिन का क्या हुआ? वो 15 दिन तो पूरे हो गए ना, वो तो आज रात 12 बजे पूरे हो रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है रात 12 बजे के बाद या तो अडयाला पे हमला हो जाएगा। वो अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं जिस तरह लाओ लश्कर के साथ, वहां की तमाम जो सूबे की जो वसाइल होते हैं वो साथ लेते हैं, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, जनाब एम्बुलेंसेज और क्रेनें और पता नहीं क्या क्या और मुलाजमीन वो लेके मुझे रात अलर्ट रहे हैं कि हो सकता है वो आके छुड़वा लें जो उनकी डेडलाइन पूरी हो रही। देखें 8 है और आज 15 दिन रात पूरे हो जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा कल का खतरा है कि कल वो निकलवा लें। तो अब वो तो जुमे का भी साथ कह रहे हैं, तो ये पता नहीं बात क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी पहले डेडलाइन दी है। तो है नहीं कहीं पर, तो वो कैसे ना वो खुद तो वो वक्त पे किसी जलसे में नहीं पहुंचते, तो वो इस 15 दिन के वक्त पे अडयाला कैसे उनको छुड़वाने के लिए जाएंगे। तो उनको मतलब सिंध में कोई और जगहों पे भी करना चाहिए। अब देखें उन्होंने मियां वाली का कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि कोई मियां वाली का जलसे की जरूरत नहीं है, आप जो है ना पिंडी में जलसा करें और लाहौर में भी जलसा करें, मीनारे पाकिस्तान भी जलसा करें। दोबारा उन्होंने ये कह दिया है, चूंकि पहला जलसा को इतना खातिर खा कोई जो तवक्को की जा रही थी उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, और 6 बजे लाइटें बंद कर दी, डीजे ने कहा कि बंद कर दें, मुझे कौन बचाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा जो है ना वो नहीं हो सका, जो प्रेशर के लिए जुलूस, जलसे और तहरीकें, एहतजाजी जो मुजाहरे वो तो एक प्रेशर के लिए किए जाते हैं ना, वो बना नहीं है बिल्कुल भी। इस्लामाबाद वाला भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है ना कोई ऐसा जलसा हो जाए जिससे पावर शो हो, जिससे फिर जो है ना मैसेज आए कि इमरान खान को छोड़ना पड़ना है वरना मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब अवाम भी उस तरह नहीं निकल रही है, ये बड़ा फर्क पड़ गया है, उसकी जो भी वजूहत है। लेकिन ये कि इसी तरह अब ये देखें कि चेयरमैन जो मौजूदा हैं उनकी अब कोई हैसियत नहीं रहेगी। उन्होंने यहां भी जो तकरीर की वो बड़ी ऐसे लग रहा था जैसे बस जबरदस्ती उनको स्टेज पे किसी ने खड़ा कर दिया है, और उनकी जगह जो है वो अली अमीन गंडापुर ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से इस्तीफा लिया जाएगा या वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएंगे? अच्छा, वो अव्वल तो जो अभी तक की खबरें और जो उनके अपने वो जो अंदाज है ना उसमें जो तब्दीली आई है
उससे ये लगता तो है कि वो नाला है और उनकी जो पोजीशन है वो दे दी अली अमीन गंडापुर को। अच्छा, अब अगर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी भी चलानी है, सूबा भी चलाना है, तो ना तो पार्टी चल रही है पहले और ना सूबा चल रहा है, ये भी जो है ना नजर आ रहा है। साहब अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे से तो कोई सरोकार नहीं है, मुल्क में जलसा जलसा खेला जा रहा है इस वक्त। 27 सितंबर को जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करनी है, तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर PTI ने एहतजाज करना है। इस मुजाहरे से क्या होगा? क्या इनको बस ऐसी लोगों में और दुनिया में पाकिस्तान को कमजोर और उसके यहाँ के सिस्टम को कमजोर दिखाना, दूसरा एक एजेंडा है कि हम ताकतवर हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे आगे कुछ नहीं है और ये भी हमें नहीं रोक सकती। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये डिबेट अलग है। ये जो है ना, इसी तरह ये जो वजीर आजम है इनको हम मानते नहीं है, ये फॉर्म 47 के वजीर आजम में भाई नहीं मानते तो आप को भी नहीं मानते थे। तो ये जो अंदरूनी मामला था इसको आप लेके गए दुनिया भर के सामने। दुनिया पहले पाकिस्तान के इस हालात को, जो मौजूदा हालात हैं, इनका इंतजार कर रही थी, जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। और इसकी एक बड़ी सारी वजह ज़रा चाइना भी है, रशिया भी है और ये खिता है, इसी तरह जो ब्लॉक्स हैं, उन सारी वजह से ये एक वो पहले ताड़ में बैठे थे। इसका मौका PTI को नहीं देना चाहिए। PTI अंदरूनी हमारा जो भी लड़ाई है, जमहूरियत की लड़ाई है, नशिस्तों की लड़ाई है, वो कोर्ट्स के जरिए भी उनको सहूलत मिल रही है, वो सारी ऑलमोस्ट वो अपनी अंदरूनी जो जंग है वो काफी हद तक वो उसमें कामयाब नजर आ रहे हैं इस वक्त, खास तौर पे आज के सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद। ये तो उनके लिए काफी है, काफी। और क्या चाहते हैं? जब इमरान खान जाते थे कहीं भी, उन्होंने भी मुख्तलिफ खिताबात किए, मुख्तलिफ बैरूनी दुनिया के दौरे किए, वहां कभी किसी ने नहीं किया। ये रवायत ही नहीं थी। ये रवायत PTI ने डाली है कि वहां जाके वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, क्या दुनिया पहले क्या जितनी करारदादें करवा ली हैं वहां कांग्रेस में, अमेरिका में, और इसी तरह जो लॉबिंग करवा ली है। इवन इसराइल भी आपको कहता है कि हमारे लिए वो बड़ा जो है ना मुफीद है और वो इस पे आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, वो तजज़िये भी दे रहे हैं। उसमें बेशक इनका कोई और मौक़िफ़ हो, ये इन्होंने तो तरदीद की है इमरान खान साहब ने, तो वो सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन आप मतलब इसके अलावा आप पहले IMF को खत भी लिख चुके हैं। तो ये सारी चीजों में आप क्या समझते हैं कि आपको वो आके जो है वो हुकूमत दिलाएंगे और जो है आप वजीर आजम बनेंगे और सारा बाकी सिस्टम जो है ना वो लिपट जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया में देखे ना, वो अपना पेट कपड़ा उठाएंगे तो अपना पेट ही नंगा होगा। तो ये तो कम से कम अपने आप को पाकिस्तान का शहरी समझ के, पाकिस्तान को अपना मुल्क समझ के तो कोई काम करें, तो उसमें कोई जो संजीदा तबका है, एक तो PTI का कल्ट है ना, वो तो जो भी कहेंगे वो ठीक है, लेकिन जो संजीदा तबका है वो भी आपको अप्रिशिएट करे कि आप एक सही कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इन चीजों से ही तो पहले तफरीक पैदा हुई और इन चीजों से लोग मुतनफर होते जा रहे हैं। और अब आप देखें PTI 8 फरवरी में कहां खड़ी थी और अब जो है ना 6 महीने के बाद अब उनके जलसों में किस तरह से कितने लोग आए, कितनी रुकावटें थी जी। वो रुकावटें अगर बाकी अबूर करके आ गए जो इनके प्रोपेगेंडे के नतीजे में थे, तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो लाहौर शहर की 1 करोड़ आवाम तो आ जानी चाहिए, जितना ये वोट इनको भी पड़ा, जितना फॉर्म 47 और 45 का ये वो फर्क भी बयान कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि PTI एक्सपोज होती जा रही है और PTI से लोग मुतनफर भी होते जा रहे हैं। और उनमें से एक वजह ये हरकत इस तरह की भी है, दीगर तो बहुत सारी हैं, वो तो लंबी बात है। साहब, इसराइल टाइम्स ने कहा है कि इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं, इमरान खान को अपने लिए खास करार दिया है, और यूरेशलम पोस्ट ने भी यही कहा। मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से पहले कहते रहे हैं, अब उनका क्या तबसरा है? क्या अभी भी वो इमरान खान को यहूदी एजेंट ही मानते हैं? उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात की है ना, वो बड़ी बड़ी सोचने समझने वाली बात है। बड़े तरीके से बात की। मौलाना ज़ाहिर है बड़े आपको पता है पॉलिटिकल प्लेयर हैं, बड़े ठीक ठाक बड़े किस्म के। तो उन्होंने कहा मैं तो 12-13 साल ये कह रहा था और मैं उस वक्त समझता था
तो मैं उस वक्त के हालात की बुनियाद पे कहता था, और उन्होंने आगे एंकर को ये कहा कि अब बाकी काम आपका भी है। मैंने तो नहीं सारा करना, तो मैंने तो जो करना था वो कर लिया। और उन्होंने कहा कि मेरी ये राय बिल्कुल थी और मैंने इतने सालों तक ये बात की है। तो साथ और भी उन्होंने बड़ी सारी बातें की कि आप फिर इनके साथ इत्तेहाद करेंगे, जो कल अभी उनके इसके बाद ही मौकिफ आया है इंटरव्यू में, तो आप पर सवालात उठेंगे, आपके ऊपर जो है ना उंगलियां उठेंगी जी। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि मैं भी तो कुछ देख रहा हूं और अभी जो मैं समझता हूं कि अब कुछ चीजें मैंने महफूज रखी हैं, तो इस वजह से मेरी, अगर ये उन हरकत से जो 12-13 साल ये करते रहे उससे ये हट जाएंगे तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं हटेंगे तो फिर मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ही ने कहा था कि ये यहूदी एजेंट हैं इमरान खान साहब, और वो साथ कहते हैं कि ये मेरी, मैं तो 12-13 साल कहता रहा हूं, ये तो अब जाके तस्दीक हो रही है। अच्छा, अब इससे अंदाजा लगाएं कि मौलाना साहब के ताल्लुकात, इससे अंदाजा लगाएं कि वो मौलाना से उम्मीद भी रख रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़े होंगे और हमें ये सपोर्ट देंगे और हुकूमत को खत्म करेंगे और हमारे साथ तहरीक चलाएंगे। तो ये तो बादले नखास्ता, वो उनको तो आइसोलेट कर दिया गया। ये तो इनकी कमजोरी है। मौजूदा जो टीम है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की क्यादत में, इनकी कमजोरी है कि मौलाना को उन्होंने एक दीवार के साथ लगा दिया और उनको और कोई चारा ही नहीं मिला कि वो पीटीआई के साथ जो है ना जाके बैठने को तैयार हुए। अच्छा, वकला तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर 5 दिन के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो वकला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वकला तहरीक साहब क्या रंग लाने वाली है? अच्छा जी, वकला तहरीक की हमेशा एक तारीख रही है, उनके साथ कोई ना कोई जब भी तहरीकें चली हैं, माजी की अगर तारीख देखें तो और उनकी तहरीक देखें तो वो उस वक्त जरदारी साहब चूंकि सदर थे तो ये अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ नून लीग की सपोर्ट थी पूरी जी। इसी तरह को एस्टैब्लिशमेंट के एक खास हिस्से की भी सपोर्ट थी, तो इस वजह से वो कामयाब भी हो गए और पूरी वकला बरादरी जो है ना वो शामिल थी और सिविल सोसाइटी भी उसमें शामिल थी। मैं खुद उस तहरीक में उनके लाहौर के जलसों और मुजाहरों में जाता रहा हूं और लॉन्ग मार्च जो हुआ था। तो अब जो वकला तहरीक है ये खास विंग की हो रही है, ये सिर्फ पीटीआई की जो है ना वो हो रही है और कुछ ज़ाहिर जहां इनके लाइक माइंडेड लोग हैं बार्स में, बार्स काउंसिल्स में, उनके अंदर कह लें उनकी किसी न किसी हद तक मुजम्मतें और वो आई हैं। लेकिन ये 5 दिन का बजाय ना ये 25 दिन की भी डेडलाइन देते तो ये इस तरह नोटिफिकेशन नहीं होने लगा। हाँ जी। अब वो बात नहीं है कि जो वकला का एक वो बात हम कर रहे हैं ना, जो जितनी का हमने बात की वो उस तरह की ये तहरीक नहीं है। हाँ। अब मतलब हामिद खान तहरीक चला रहे हों तो वो पीटीआई के उनकी कमेटी के मेंबर हैं और उनके बानी मेंबर्स चले आ रहे हैं, तो वो तो एक पार्टी कर रही है। सर, जमात इस्लामिया और हुकूमती कमेटी की भी तो एक डेडलाइन थी ना, उनका भी मुआहदा था, उसकी भी डेडलाइन आज कल में खत्म हो रही है, तब जमात इस्लामी क्या करेगी? बस वो अभी उन्होंने अपना शूरा बुलाई है और इब्तदाई तौर पे उसका उन्होंने बयान दे दिया है कि जी ये तहरीक जो है ना हम चलाएंगे और पहले से ज्यादा जो है ना मुजतमे होके और हम इकट्ठे होके और जोरदार तहरीक चलाएंगे और उसकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें कोई आखिरी ऑप्शन एक बयान कर दूं कि वो कहीं इस तरफ भी जा सकते हैं कि लोगों को कह सकते हैं कि ये जो है ना बिजली के बिल अदा ना करें। सही। और उस हद तक देखें वो कब कहते हैं या ये अब शूरा इसकी मंजूरी देती है या नहीं, या आगे लाए अमल क्या बनता है। दूसरी तरफ इनकी डेडलाइन के खात्मे से पहले हुकूमत ने एक छोटा सा इक़दाम किया है। उन्होंने कहा है कि 5 IPPs को तो हम बंद करने जा रहे हैं जी। बाकी 100 के करीब जो हैं, 100 से ज्यादा हैं ये, तो उनके साथ बातचीत चल रही है, नेगोशिएट कर रहे हैं। उनको हम कह रहे हैं कि आपने इतने पैसे लिए हैं, आपने जो है ना इतनी चीजें, इतने हमें जो है ना आप रिलीफ दें, तो उस बारे में वाजे नहीं आया। वो कहते हैं कि ना तो तादाद अभी बता सकते हैं और ना ये रिलीफ बता सकते हैं कि कितना मिलेगा, लेकिन 5 IPPs बंद कर रहे हैं। तो ये भी जमात इस्लामी की तहरीक के नतीजे में ही हुआ है ना। और अगर चलो कोई खैर की कुछ उम्मीद पैदा हुई है, 5 हुए हैं तो ये 25 भी हो जाएंगे, ये 50 भी हो जाएंगे, तो उम्मीद तो है कि ये
अगर यही प्रेशर और डेवलप होता है और बातचीत की जा रही है तो फायदा कौन होगी? बस वो तो अब दोबारा से होगी ना कि ये वो बताएंगे को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। अगर जमात मुतमिन होती है तो फिर जाहिर है उस तरह की नहीं, प्रेशर तो वो रखेंगे। कराची में हाफिज नईम रहमान साहब ने जो कराची में दे दी है कॉल एहतजाज की, इसके बाद जब फैसला हो जाएगा तो फिर वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। ठीक है साहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।